हेलो एवरीवन। खिलजी डायनास्टी यानी खिलजी वंश, खिलजी क्रांति के बाद जो हुई थी, खिलजी वंश के बाद जितने भी शासक हुए, जो भी वंश आए, वो बहुत अल्पकालीन थे और उनमें जो है सत्ता को जो है पकड़ के रखने की जो काबिलियत नहीं थी। ज़्यादातर ये पतन का कारण बने और तीन प्रमुख वंश जैसे तुगलक वंश और फिर सैयद और फिर लोदी, ये तीनों ने जो है अच्छे तरीके से ये जो प्रशासन चलाया उस तरह से नहीं चला पाए जैसा कि परवर्ती जैसे पुराने ये गुलाम वंश और खिलजी वंश ने चलाया। तो अलाउद्दीन खिलजी के जैसा फिर से कोई शासक नहीं हुआ और फिर ये अंत में जाकर मुग़लों के हाथ में सत्ता चली जाती है। तो हम ये जो खिलजी के बाद का पीरियड है उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तुगलक डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। तुगलक वंश जो था ये गाज़ी मलिक ने जो है प्रारंभ किया था। तुगलक डायनेस्टी यानी गाज़ी मलिक ने ग़यासुद्दीन तुगलक के नाम से किया था। ये अपने आप को गाज़ी कहता था क्योंकि इसका मतलब होता है कि काफिरों की हत्या करने वाला, और तुगलक इसकी उपाधि थी। और दूसरी बात ये थी कि ग़यासुद्दीन तुगलक जो था इसने कई सारे प्रयास किए, जैसे दाग और चेहरा जो एक परंपरा थी ये अलाउद्दीन के काल में चलाई गई, उसको बहुत अच्छे से इसने इम्प्लीमेंट किया। ये इसकी एक बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर इसने डाक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम इसने बहुत बेहतर तरीके से उसमें सुधार किया था। 4 दिन के अंदर जो है साउथ से यानी देवगिरी से दिल्ली तक 4 दिन के अंदर तुरंत ही ये जो है डाक पहुंच सकती थी। ऐसी की व्यवस्था कुछ डेवलप की थी ग़यासुद्दीन तुगलक ने। ग़यासुद्दीन तुगलक के जो और भी कई सारे प्रयास थे, और जैसे कि उसका जो पुत्र था उसकी भी इसने मदद ली, जूना खान यानी उलुग खान जिसे बोलते हैं, जो आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। जूना खान इसके सैन्य अभियानों में बहुत मदद करता था, जैसे तेलंगाना यानी साउथ में जितने अभियान हुए, उड़ीसा में जैसे जाजनगर का अभियान हुआ, और वारंगल का जो फोर्ट था, जो दुर्ग था, उसको घेरा उसने, और कई सारे अचीवमेंट्स थे इस काल के। और इस तरह से जो इसी के काल में इसके पुत्र जूना खान यानी उलुग खान यानी जो आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक बना, उसका कैसे प्रादुर्भाव होता है ये इस काल में समझाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाने, चूँकि ग़यासुद्दीन तुगलक की अचीवमेंट्स थी लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने हाथ में जो सत्ता ली है उसके बाद उसने बहुत प्रभावशाली ढंग से कोशिश की हर चीज़ मेंटेन करने की, बहुत सारा विस्तार करने की, लेकिन उसको एक बुद्धिमान मूर्ख शासक बताया गया। क्यों? क्योंकि उसने जो भी प्रयास किए बहुत बड़े पैमाने पे और बिना ज़्यादा सोचे समझे या तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख कर नहीं किया। जैसे कि कर लगाना। अब करारोपण यानी टैक्सेशन का जो टाइम था उसने सोचा कि अपना रेवेन्यू बढ़ा लें, यानी अपनी जो राजस्व है उसको खजाने को और बढ़ा लिया जाए। तो उसके लिए उसने करों का बड़े पैमाने पर वो आरोपण किया, कर लगाए, टैक्सेशन किया। उस टैक्सेशन का टाइमिंग सही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके टाइम पे प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी दिल्ली में, और लोग, जब प्लेग फैला हुआ था, लोग मर रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम पे उसने कर लगाया। अब वो टाइम ऐसा था कि कोई कर दे भी नहीं पा रहा था, ना देना चाहता था। तो ये टैक्सेशन का ये एक फॉल्ट था उसके अंदर, और इसकी वजह से वो उसकी नीति ख़राब हो गई, फेल हो गया उसमें, और वो सक्सेस नहीं हो पाया टैक्सेशन में, है ना। और दूसरा एक था कि उसने राजधानी परिवर्तन किया।
है ना, दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले आया। अच्छा, जो कर लगाया था, जो ये इस टाइम पे क्या कहते हैं, प्लेग के टाइम पे उसने कर लगाया था, वो अपने आप को दिल्ली से हटा लेता है और दिल्ली से हटा के कन्नौज स्थित, कन्नौज के आसपास कोई जगह थी वहाँ पे अपना एक तरह से बेस बनाता है सब कुछ हैंडल करने के लिए, क्योंकि डर था कि प्लेग उसको भी ना हो जाए या उसके दरबारियों को। तो ये एक उसने दरबार वहाँ दिल्ली के पास कन्नौज में लगाया। लेकिन आगे चल के उसने अपनी राजधानी जो है परिवर्तित की, दिल्ली से देवगिरी आया, जो कि दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। ये साउथ का एरिया है। अब यहाँ इसने साउथ में जब अपनी राजधानी बनाई तो नॉर्थ को कंट्रोल करना मुश्किल था, तो इस तरह से इसका ये भी डिस्टर्ब हो गया ये प्लान, और सब कुछ नियंत्रण में ये नहीं रख पाया। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक तो टैक्सेशन, दूसरा कैपिटल जो है ट्रांसफ़र, और फिर जो एक सांकेतिक मुद्रा थी, इसने चांदी की मुद्रा, जो चांदी के सिक्के चलाए थे उसको हटा के ये तांबे के सिक्के चलवाता है। अब तांबे के सिक्के चलवाने की वजह से बहुत सारी फेक करेंसी आ जाती है, जो तांबे के सिक्के थे उसकी डुप्लीकेट बन जाती है और लोग वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाती है। तो इसको सब कुछ खींचना पड़ता है, और फिर उसके बाद फिर से जो इसका ख़जाना था जितना चांदी का, उस चांदी के ख़जाने में से इसको फिर से चांदी के सिक्के जारी करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसका ख़जाना खाली हो जाता है। तो ये भी इसकी एक फेल्ड पॉलिसी थी, इसकी वजह से भी इसको काफ़ी नुकसान हुआ। और फिर इस तरह से कई सारे अभियान किए, खुरासान अभियान, कुमाऊँ पहाड़ियों में विद्रोह दबाने का काम, सब कुछ इसका फेल होता गया। इस तरह से ये पतन की ओर आगे बढ़ा। और चूँकि तुगलक वंश, मैंने बताया कि तुगलक वंश से ही पतन प्रारंभ हो जाता है दिल्ली सल्तनत का, तो इस तरह से इन शासकों ने प्रयास तो बहुत किए, लेकिन ये धीरे धीरे विघटन की तरफ बढ़ते गए। इसका मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है, इसका चचेरा भाई फ़िरोज़ जो तुगलक था, वो मलिक रजब का पुत्र था, जो कि इसका गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो भतीजा था फ़िरोज़ शाह तुगलक के हैं, तो वो फ़िरोज़ शाह तुगलक शासक बनता है। और फिर बाद में इसने कई सारे परिवर्तन किए। इसने जजिया कर लगाया, पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा, और ये एक बड़ी बात थी। एक ये जजिया जो है एक धार्मिक कर है, जो यहूदियों और ईसाइयों पर पहली बार लगाया गया था। लेकिन जब भारत में इसको लगाया गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत थी, तो ये हिंदुओं पर भी लगाया गया। लेकिन उसमें भी ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ ये रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो उच्च वर्ग है यानी ब्राह्मण वर्ग है, उस पर कोई तरह का टैक्सेशन नहीं रहा है। लेकिन ये जजिया ऐसा कर था जो ब्राह्मणों पर भी लगाया गया, और ये फ़िरोज़ तुगलक ने लगाया। सिंचाई का प्रबंध, कृषि का एक नया विभाग बनाया, और इस तरह के कार्य किए। लेकिन ये खजाना अपना बरकरार रखने के लिए इसने लूटपाट भी किया। जैसे जगन्नाथ टेम्पल को, इसने जगन्नाथ मंदिर को इसने लूटा, और इसकी मूर्ति, और अपने उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए इसने उसकी मूर्ति भी फेंकवा दी। तो इसकी मूर्ति इसने समुद्र में फेंकवा दी थी। अब अगर ये धार्मिक पहलू को देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने काल में एक तरह से धर्मनिरपेक्ष जो है प्रशासन चलाना चाहता था। उसने अपने आप को, अपने प्रशासन को उलेमा, यानी ये जो एक तरह से जो धार्मिक जो कंट्रोल है, जो रिलीजियस कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो उससे दूर रखा, और उलेमा वर्ग से इससे दूर रखा और अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया। लेकिन उसके विपरीत फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उलेमाओं को खुश करने के लिए इस तरह की जगन्नाथ टेम्पल और इस तरह के दूसरे धर्म को क्षति पहुंचाकर उनको खुश करने की कोशिश की थी, और फिर इसी क्रम में वो लूटपाट भी करता है। तुगलकों के समय से जो विघटन का कार्य प्रारंभ हो गया था, दिल्ली सल्तनत का पतन तुगलकों के काल से ही समय शुरू हो जाता है। इसके बाद जो सैयद आते हैं, इनमें खिज्र खान जो था उसने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद डायनास्टी का
जो है फाउंडर था, उसने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। और हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन साक्ष्य कोई नहीं है, प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ वो अरबों से ताल्लुक़ रखता था, अरब का था, इसलिए इसमें कोई हो सकता है कोई फैक्ट हो, लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं है इसका। खिज्र खान जो था, इसने कभी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। ये तैमूर के आक्रमण के काल में इसने शायद तैमूरों की मदद की थी, और इसको तैमूर इसके लिए दीपालपुर का इसको जो है सूबेदारी देकर गया था, और ये हमेशा अपने आप को रैयत आला की उपाधि से सुशोभित किया इसने। और इस तरह से ये, और तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि एक तरह से यहाँ दिल्ली सल्तनत में ये बन के रहा। तो इसने, हालांकि ये प्रथम शासक था खिज्र खान सैयद वंश का, लेकिन ये इसका जो वास्तविक जो शासक, जो सुल्तान की उपाधि ग्रहण की इसके पुत्र ने, मुबारक शाह ने, उसको वो अपनी रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। हालांकि इसके काल में भी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं हुई, और इस तरह से सत्ता मोहम्मद शाह के हाथ में चली जाती है। और फिर जो कि उसका दत्तक पुत्र था, उसके भाई का लड़का, यानी उसका भतीजा था, और फिर उसके बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है। अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा रुचि नहीं थी। कुछ समय तक शासन करने के बाद वो अपनी पत्नी के 2 भाइयों को दिल्ली का सल्तनत देकर चला जाता है, और वो पहले बदायूं का गवर्नर था, इसलिए वो बदायूं को ही अपनी बना लेता है जो स्थान रहने का, और बदायूं में शिफ्ट हो जाता है, और अपना जो सल्तनत था वो दो भाइयों को, अपने 2 सालों को दे देता है, मतलब अपनी पत्नी के 2 भाइयों को। और उन दोनों का भी ये हश्र होता है कि दिल्ली सल्तनत में जाकर दोनों में आपस में ही मतभेद हो जाता है। फिर एक भाई मारा जाता है और दूसरे को वहाँ की जनता ख़त्म कर देती है। इस तरह से तो ये जो अंतिम शासक था, इसने खुद से स्वतः ही सत्ता छोड़ दी, तो एक तरह से सबसे ज़्यादा अयोग्य शासक साबित हुआ ये सैयद वंश का। यहाँ से फिर दिल्ली सल्तनत जो है लोदियों के हाथों में चली जाती है, जो प्रथम अफ़गान थे। अफ़गान एक तो पहले जो अफ़गान थे वो लोदी आए। लोदियों ने जब सत्ता अपने हाथ में ली तो बहलोल लोदी ने इसकी शुरुआत की। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, लेकिन दूसरे जो लोदी आए, जो सेकंड जो एंट्री हुई लोदियों की, वो हुमायूं काल में हुई। हुमायूं के समय में जब मुग़ल टाइम आया था, तब सेकंड वो अफ़गान आए थे। सेकंड अफ़गान यानी जो शेर शाह सूरी था वो वाला, तो वो वाला काल, यानी शेर शाह सूरी सेकंड अफ़गान, फर्स्ट अफ़गान लोदीज़। ओके, तो ये था। और लोदीज़ के बारे में देखते हैं। सैयद वंश का लास्ट एम्परर अलाउद्दीन आलम शाह की बहन की पुत्री जो बीवी राजी के नाम से थी, वो उसका विवाह जो है शर्की डायनास्टी के जो महमूद शाह है उससे होता है। महमूद शाह से विवाह होने के कारण वो उसको लगता था कि वो दिल्ली का फिर सत्ता हासिल करेगा, लेकिन बहलोल लोदी ने जो है सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, और इसकी वजह से दोनों में एक युद्ध होता है पानीपत में। और पानीपत के इस युद्ध में दोनों ने जो पराजित होता है वो शर्की डायनास्टी जो है वो हार जाती है, और बहलोल लोदी दिल्ली की सल्तनत संभालता है, दिल्ली की सत्ता स्थापित करता है। और फिर जो है ये अफ़गान वंश का जो पहला अफ़गान वंश था ये था। सेकंड अफ़गान जो है यही शर्की डायनास्टी होती है हुमायूं के काल में, जब शेर शाह सूरी जो है बनता है शासक। तो ये बहलोल लोदी अपने ग्वालियर के अंतिम जो उसका अभियान था, अंतिम ग्वालियर अभियान, उसमें
उसके बाद ये इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र जो है सिकंदर लोदी, सबसे प्रतापी शासक इस वंश का, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, इसके हाथ में सत्ता आती है। और ये इसने कई सारे अच्छे काम करवाए थे, जैसे कि गज़े सिकंदरी नमक जो है मेजरमेंट की एक टेक्निक है, गज़े सिकंदरी, गज़ जिसको बोलते हैं, वो इसने इन्वेंट करवाया था। फिर कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, और इसने आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर बनवाया था। तो आगरा आप जाएं तो वहाँ सिकंदराबाद एक जगह है, सिकंदरा नामक एक जगह है, नॉट सिकंदरा। तो ये पूरा आगरा शहर इसने बनवाया था सिकंदर लोदी ने। और इस तरह से कई सारे कार्य इसके हुए, लेकिन फिर ये सबसे प्रतापी शासक था। इसके बाद जो है इब्राहिम लोदी आता है, वो इस वंश का अंतिम शासक था। और इसके काल में तो जो है सिर्फ लड़ाइयाँ होती रहीं, और बाबर जो कि एक मुग़ल था, उसने यहाँ पानीपत में इससे युद्ध किया था। और चूँकि बाबर की सेना इस इब्राहिम लोदी की सेना से बहुत कम थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित सेना थी उसकी सेना में तोपखाना भी था, यानी तोपों की बहुत सहायता ली थी। पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ था, टैंक्स का। तो उसने इन सब कुशलता से यहाँ जो है लोदियों को हरा दिया था। और दिल्ली सल्तनत का जो 300 साल पुराना इतिहास है, वो यहीं लोदियों के बाद से, जो इब्राहिम लोदी जो अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, वहीं ये सल्तनत समाप्त हो जाता है। और फिर बाबर ने जो है यहाँ पर मुग़लों की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ के बाद से फिर दिल्ली सल्तनत के बाद आप मुग़लों का काल पढ़ते हैं। यही था दिल्ली सल्तनत का छोटा सा इतिहास। इसमें अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करिए और देखिए, और स्टडीज़ में लगे रहिए। बाकी मैं और भी पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।